एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज है 30 नवंबर और 30 नवंबर का न्यूज़ लेकर के मैं आप लोग के बीच आ गई हूँ। तो देखते हैं कि आज 30 नवंबर का न्यूज़ का निचोड़ में क्या है। पहला प्रश्न हमारे बीच में पहला प्रश्न है, कहाँ से भूख एवं गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन की आधिकारिक शुरुआत हुई है। कहाँ से की गई है? तो ये ब्राज़ील से की गई है। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो से की गई है। देखते हैं इसके बारे में। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन का शुभारंभ किया गया है। इस अलायंस के बारे में देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य इसका है सतत विकास लक्ष्य को बढ़ावा देते हुए भूख और गरीबी उन्मूलन के प्रयासों में तेजी लाना। SDG विकास के बारे में है। इसको इसका लक्ष्य क्या है? तो 2030 तक सभी देशों को खाद्य एवं कृषि संगठन के भूख मानचित्र से हटाना। इसमें 148 सदस्य होते हैं। इसमें 82 देश, अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन और गैर सरकारी संगठन शामिल हैं। यह गठबंधन उन देशों के लिए भी सदस्यता के लिए खुला है जो G20 का हिस्सा नहीं है। इसमें वो देश भी सदस्य बन सकते हैं जो इस G20 के हिस्सा नहीं है, ये ध्यान में रखना है। तकनीकी मुख्यालय इसका क्या है? तो FAO मुख्यालय रोम में है। जो FAO यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। तो राष्ट्रीय विशिष्ट सार्वजनिक नीति का समन्वय इसका प्रमुख स्तंभ है। ब्राज़ील देखते हैं। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया। इसके राष्ट्रपति कौन है? तो लुइस इनाशियो लुला दा सिल्वा और मुद्रा यहाँ का ब्राज़ीलियन रियल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रहा रेक्जेनस प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? रेक्जेनस प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? तो ये है आइसलैंड में। देखते हैं रेक्जेनस प्रायद्वीप के बारे में। दक्षिण पश्चिम आइसलैंड में रेक्जेनस प्रायद्वीप पर एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। कौन से प्रायद्वीप पे हुआ? तो रेक्जेनस पे। कहाँ है? तो दक्षिण पश्चिमी आइसलैंड में है ये, जिसमें लावा निकला। जो 3 वर्षों में इस क्षेत्र में 10वीं ऐसी घटना बनी है। मतलब 3 साल में 10वीं बार ऐसा हुआ जो ये घटना हुई, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। तो रेक्जेनस प्रायद्वीप के बारे में देखते हैं क्या है। तो रेक्जेनस दक्षिण पश्चिमी आइसलैंड में एक प्रायद्वीप है जिसकी विशेषता विशाल लावा क्षेत्र, ज्वालामुखी और बढ़ी हुई भूतापीय गतिविधि है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। यह मध्य अटलांटिक दरार के साथ चलता है जहां यूरेशियन और उत्तरी अमेरिका टेक्टोनिक प्लेट अलग हो रही है। तो ये कुछ इसका विशेषता दिया हुआ है जिसे ध्यान में रखना है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने मन की बात में जीविका के किस अभियान की प्रशंसा की है? जीविका अभियान की प्रशंसा की गई है कहाँ पे? तो प्रधानमंत्री ने मन की बात में इसका चर्चा किए हैं। तो देखते हैं कि क्या है जीविका। तो इसका अभियान की प्रशंसा क्यों हुई? तो पौधारोपण अभियान के लिए किया गया है इसका चर्चा। तो पौधारोपण इसका उद्देश्य क्या है? तो मन की बात में जीविका की जो बात की गई है, तो ये जीविका जो अभियान चल रहा है किसके सहयोग से चल रहा है? तो ये विश्व बैंक के सहयोग से चल रहा है। ध्यान में रखना है कि कौन इसको सहयोग कर रहा है। तो विश्व बैंक सहयोग कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है इसका गरीबी उन्मूलन। इसका उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन। और ये कहाँ पे, ये किस लिए है? तो पौधारोपण अभियान के लिए है। नई चेतना 3.0 पहल किससे संबंधित है? ये जो पहल है नई चेतना 3.0 ये किससे संबंधित है? तो ये है लिंग आधारित हिंसा से संबंधित है। देखते हैं कि इस चेतना के बारे में क्या है। तो इसके आयोजक ग्रामीण विकास मंत्रालय के में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। इसका नारा क्या है? तो एक साथ एक आवाज़ हिंसा के खिलाफ, ये इसका नारा है, एक साथ एक आवाज़ हिंसा के खिलाफ। इसका उद्देश्य क्या है? ये जो पहल शुरू किया गया है इसका मेन उद्देश्य है लिंग आधारित हिंसा के सभी रूपों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लक्षित कार्रवाई को बढ़ावा देना। हिंसा के खिलाफ समुदायों को आवाज़ उठाने और कार्रवाई की मांग करने के लिए प्रोत्साहित करना।
समय पर सहायता के लिए समर्थन प्रणालियों तक पहुंच प्रदान करना, स्थानीय संस्थाओं को निर्णायक रूप से कार्य करने के लिए सशक्त बनाना। तो ये इसका मेन 4 उद्देश्य है जो ये नई चेतना 3.0 पहल शुरू किया गया है, इसका उद्देश्य है। हाल ही में किस भाषा में भारतीय संविधान का अनावरण किया गया है? किस भाषा में किया गया? तो अभी ये 2 भाषा है, संस्कृत और मैथिली, यानी कि इसका ऑप्शन होगा बोथ A एंड B, संस्कृत और मैथिली में किया गया है। संस्कृत और मैथिली भाषा में भारतीय संविधान का अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस के अवसर पे अभी हम लोग कल इसके बारे में चर्चा किए थे कि 26 नवंबर 2024 यानी कि हर 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो उसी दिन पे राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में संस्कृत और मैथिली भाषा में भारतीय संविधान के अनुवाद का अनावरण किया है। मैथिली मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और नेपाल में। मैथिली भाषा कहाँ बोली जाती है? तो बिहार, झारखंड और नेपाल में बोली जाती है। संविधान को अधिनियमित करने के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रपति ने 25 नवंबर 2024 को हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान नामक एक साल भर चलने वाले अभियान की शुरुआत की गई है। तो ये इसका डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि 25 नवंबर 2024 ये है कि हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, ये एक अभियान है जो 1 साल तक चलेगा। तो इसका शुरुआत कब हुआ? तो 25 नवंबर 2024 को। भारतीय संविधान का हिंदी अनुवाद। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है जिसे भारत की संविधान सभा ने लिखा था। संविधान सभा ने तय किया था कि संविधान का मसौदा अंग्रेजी भाषा में तैयार किया जाएगा। हालांकि कुछ सदस्यों की मांग पर संविधान का हिंदी में अनुवाद करने के लिए अनुवाद की समिति का गठन किया गया था। घनश्याम दास गुप्ता को 41 सदस्यीय अनुवाद समिति का प्रमुख नियुक्त किया जाता है। यहाँ पे जो अनुवाद समिति बना था जिससे कि हिंदी में अनुवाद करने के लिए, तो इसके 41 सदस्यीय अनुवाद समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास गुप्ता, ये इनका नाम ध्यान में रखना होगा। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के लिए नोडल एजेंसी कौन सी मंत्रालय है? इसमें नोडल एजेंसी कौन सी मंत्रालय होगी? तो यहाँ होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अभियान का उद्देश्य क्या है? तो बाल विवाह को समाप्त करना, लड़कियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करना। संबंधित कानून राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 से मेल खाता है। ये जो बाल विवाह अभियान जो है, यानी कि उसके समाप्त करने के लिए जो अभियान चला है वो किस कानून से रिलेटेड है? तो ये जो एक पहला कानून है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, दूसरा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, ये दोनों से रिलेटेड है। ये दोनों अधिनियम को, इस दोनों कानून को ध्यान में रखना होगा। बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल, यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बाल विवाह की घटनाओं की रिपोर्ट करने और शिकायत दर्ज करने के लिए नागरिकों की सुविधा प्रदान करती हैं। बाल विवाह निषेध अधिकारियों के बारे में जानकारी भी उपलब्ध है। यहाँ देखते हैं कि जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार। 2023 में 1 लाख से अधिक बाल विवाह को रोका गया। इस पहल के जरिए रोका गया है कितना? तो 1 लाख से अधिक बाल विवाह को रोका गया है। एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना के लिए वित्तीय परिव्यय क्या है? इस योजना के लिए कितना वित्तीय परिव्यय किया गया? तो 3 साल के लिए 6,000 करोड़, ये इसका है। 3 साल के लिए 6,000 करोड़। एक राष्ट्र एक सदस्यता को कौन लागू करेगा? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री के तहत उच्च शिक्षा विभाग एक राष्ट्र एक सदस्य को लागू करेगा। कौन लागू करेगा? तो ये उच्च शिक्षा विभाग लागू करेगा। यह एक एकीकृत पोर्टल एक राष्ट्र एक सदस्यता शुरू करेगा जिसके माध्यम से पात्र संस्थान डिजिटल रूप से पत्रिकाओं को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पोर्टल जो है 1 जनवरी 2025 को लाइव होने की उम्मीद है। कब ये लाइव होगा? तो 1 जनवरी 2025 को होगा। इस डेट को ध्यान में रखना होगा। योजना की अवधि और आवंटन क्या होगा? तो एक राष्ट्र एक सदस्य योजना की अवधि 3 वर्ष है। अवधि क्या है इसका? 3 वर्ष है। 1 जनवरी 2025 को शुरू होगा और 31 दिसंबर 2027 को समाप्त होगा। ये जो एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना जो है वो 3 वर्ष के लिए आ रहा है। तो ये शुरू होगा 1 जनवरी 2025 को और ये समाप्त कब होगा? तो 31 दिसंबर 2027 को। ये दोनों डेट को ध्यान में रखना होगा। 3 वर्षों में योजना के लिए कुल आवंटित राशि कितना है? तो ये 6,000 करोड़ है। इतना इसमें लागत होगा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं की सदस्यता की लागत शामिल है।
एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना के तहत पात्र संस्थान कौन कौन से होंगे? तो केंद्र या राज्य सरकार के प्रबंधन के तहत सभी उच्च शिक्षण संस्थान और केंद्र सरकार के अनुसंधान और विकास संस्थान, ये संस्थान इससे रिलेटेड होंगे। भारत ने वस्तुओं के भौगोलिक संकेत यानी कि पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 को निम्नलिखित दायित्वों का पालन करने के लिए अधिनियमित किया है। तो ये कौन सा है? तो WTO देखते हैं आगे। भौगोलिक संकेत GI विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की ट्रिप के तहत आने वाले 8 बौद्धिक संपदा वर्गों में से एक है। WTO जो है विश्व व्यापार संगठन के अनुसार एक भौगोलिक संकेतक का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। इन उत्पादों की विशिष्ट विशेषताएं एवं प्रतिष्ठा भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। इस तरह संबोधन उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है। तो यहाँ पे जो GI टैग दिया जाता है, GI टैग क्यों दिया जाता है? जिससे कि उत्पाद जो होते हैं उनकी विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है वहाँ का होता है। इन उत्पाद को मतलब GI टैग देने से क्या लाभ होता है? तो उनकी गुणवत्ता और विशिष्टता का जहाँ भी जाएगा उससे क्या होगा? उसको बढ़ावा मिलेगा। तो भारत ने ट्रिप्स समझौते के तहत भारतीय दायित्वों का पालन करने के लिए 15 सितंबर 2003 से वस्तुओं का भौगोलिक सूचक अधिनियम 1999 लागू किया गया। कब से ये नियम लागू हुआ है? तो 2003 से लागू हुआ है। पेटेंट, डिज़ाइन एवं ट्रेडमार्क महानियंत्रक भौगोलिक संकेतक के रजिस्ट्रार हैं। ये सब इसके रजिस्ट्रार हैं। प्रोजेक्ट वीरगाथा प्रोजेक्ट है, इसके बारे में देखते हैं कि ये कौन सा कथन इसमें सही है। तो यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य छात्रों के बीच वीरता पुरस्कार विजेताओं के निस्वार्थ बलिदान और साहस की प्रेरक कहानियों का प्रसार करना है। तो ये दोनों A और B यानी कि ऑप्शन C बोथ A एंड B इसमें सही है। देखते हैं प्रोजेक्ट वीरगाथा क्या है। तो 2021 में वीरता पुरस्कार पोर्टल के तहत शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य सशस्त्र बलों के बहादुरी के कृत्यों को उजागर करना और छात्रों के बीच देशभक्ति एवं नागरिक चेतना के मूल्यों को स्थापित करना है। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि बहादुरी के कृत्यों को उजागर करेगा और छात्रों के बीच जो देशभक्ति और नागरिक चेतना का मूल्य है उसको स्थापित करेगा। छात्रों ने इन बहादुर व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए कविताएं, पेंटिंग, निबंध, वीडियो और बहुत कुछ प्रस्तुत किया जाता है। वीरगाथा प्रोजेक्ट 3.0 के तहत स्कूल स्तर पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई, जिसमें कि स्कूल के अपनी सर्वश्रेष्ठता प्रविष्टियां माई गवर्नमेंट पोर्टल पर अपलोड की गई है, जिसमें से कि 100 विजेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर चुना जाएगा। इसके तहत 100 विजेता राष्ट्रीय स्तर पर चुने जाएंगे। और ये पहल जो है ये कौन शुरू किया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों द्वारा संयुक्त रूप से ये शुरू किया जाता है। इस प्रत्येक को 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार मिलता है। ये जो 100 विजेता होंगे उनको प्रत्येक विजेता को 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार होगा। वीरगाथा परियोजना के 2 संस्करण, संस्करण 1 और संस्करण 2 क्रमशः 21 और 22 में आयोजित किए गए थे। तो आज हमारा न्यूज़ का निचोड़ इतना ही था। तो हम लोग ने MCQ फॉर्म में न्यूज़ का निचोड़ देख लिया। तो अगर आप लोगों को मेरा ये पहल पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक ज़रूर दें, लाइक डिसलाइक जो भी हो अपना फीडबैक दें, ताकि इससे मुझे काम करने में मज़ा आए और हम लगातार आप लोगों के साथ बने रहें। नो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ।